हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे अगले वीडियो में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हमारा इससे जो पहले वाला वीडियो है, उस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में हमने आधी कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत की थी, लेकिन आधे कुछ बातें रह गई थी। तो बाकी शेष जो बातें हैं वो इसमें हम बात करते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के टॉपिक को हमने इससे अगले वीडियो में जो बातचीत की थी, तो हमने देखा कि राज्य के द्वारा संविधान की प्रस्तावना कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि जब तक लोगों को सामाजिक स्तर पर असमानता होगी या आर्थिक असमानता की जो खाई होगी, अमीरी और गरीबी की जो खाई होगी, जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक राज्य में किसी प्रकार की कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी। और आर्टिकल 39 जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, उसमें भी एक डायरेक्शन दे रखा है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे कि सरकार इस प्रकार से कानून बनाए या इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं निर्माण करे जिससे कि राज्य में आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है, इस असमानता को किस प्रकार से दूर किया जा सके और लोगों को एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो न्याय है वो प्राप्त हो सके। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के साथ में जन्म, मूल वंश, जाति या वंश या लिंग के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं हो। और आर्थिक न्याय के साथ में अमीर और गरीबी दोनों के लिए एक जैसा राज्य व्यवहार करे और आर्थिक जो असमानता है उसे समाप्त करने का प्रयास करे। जहाँ हम राजनीतिक न्याय की जहाँ बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को धर्म, जाति, मूलवंश, संप्रदाय या जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए हुए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। हम देखते हैं क्योंकि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज हमने राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर ली है, राजनीतिक न्याय प्राप्त किया है, यानी कि एक व्यक्ति एक मत, यानी कि अमीर हो चाहे गरीब हो, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक राजनीतिक समानता या राजनीतिक लोकतंत्र का महत्व तभी होगा जब हम आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। यानी कि देश में जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है, इस खाई को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम राजनीतिक समानता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई थी। और आर्टिकल 16 में हम जब बात करते हैं कि जो अवसर की समानता है, अवसर की समानता भी आर्टिकल 16 में इसका एक आधार दिया गया था। और उसके बाद में आर्टिकल 325 और 326 में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जहाँ बात करते हैं तो ये भी एक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बातचीत करता है। स्वतंत्रता की जहाँ बात करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में दे रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 19 जहाँ भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को देता है और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसमें निहित है। फिर हम समता की जहाँ बात करते हैं तो 1789 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की एक जिन्होंने पैरवी की थी और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता देना, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं, विधि के समक्ष और सभी को संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 14 से 18 जो समता का अधिकार देते हैं, ये हमारे एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। व्यक्ति की जहाँ गरिमा की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 जो कहता है कि अस्पृश्यता का जो अंत करता है, यानी कि व्यक्ति गरिमा में जीवन कैसे जिए, इज्जत के साथ में व्यक्ति जीवन कैसे दे, उसके साथ में सामाजिक आधार पर किसी प्रकार का एक भेदभाव नहीं हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता की जहाँ बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता के साथ साथ में राष्ट्र की एकता और उसके साथ में अखंडता को भी जोड़ा गया था, जो एक देश के नागरिकों में एक एकता की भावना को प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति उसमें समर्पण के भाव किस प्रकार से विद्यमान हो, तो ये बातें इसमें आती हैं। इसमें हम बंधुत्व की जहाँ बात करते हैं तो सभी भारतीय आपस में भाईचारे के साथ में रहे। भारत जैसे देश में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के जो लोग हैं उनकी अलग अलग भाषा है, उनकी अलग अलग संस्कृति हैं, तो उनमें अलग अलग रहते हुए भी हमारी
विविधता में एकता किस प्रकार से स्थापित हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी इसमें हम लोग देखने को मिलती हैं। 1960 में जहाँ बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओडिशा भारतीय संविधान का अंग नहीं है। फिर 1973 में जहाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था, जिसमें 13 जजों की जो पीठ थी और 68 दिन इसकी सुनवाई हुई थी, और फिर उसमें 31 अक्टूबर से 72 से लगा करके 23 मार्च 1973 तक इसके बीच में जो सुनवाई हुई थी। फिर 24 अप्रैल 1973 में चीफ जस्टिस CJ शेखरी और 12 अन्य जजों का जो फैसला आया था, उसने संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, ओडिशा को संविधान का अंग माना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। न्यायालय में लोकतंत्र, विधि के शासन, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव इत्यादि संविधान के मूल ढांचे को माना था। और साथ में ये भी कहा था कि जब जब संविधान को आवश्यकता पड़ेगी तो संसद के पास सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होगा कि वो संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या कर सकेंगे। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में लोकतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के बारे में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि हमारा लोकतंत्र किस प्रकार से सुरक्षित रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता किस प्रकार से सुरक्षित रहे। ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाले मामले में इस प्रकार की बातचीत हुई थी। SR बम्बई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में भी माना था। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत की जो संविधान है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बहुत से भारत के संविधान का एक आदर्शों का दर्शन होता है। और ये मौलिक रूप से हम देखते हैं कि भारत के संविधान का जो एक महत्वपूर्ण जो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान की रचनाकार थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, तो उसकी और उसकी टीम ने जिस प्रकार बनाया था, तो उन्होंने आखिर में कहा था कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। थैंक यू।